रशिया के सुदूर बर्फ से घिरे हुए जंगलों के बीच में एक ऐसा गांव मौजूद है जिसमें पिछले 20 सालों से किसी भी व्यक्ति ने एक रात भी नहीं बिताई और इसके पीछे एक बहुत ही अजीब और बहुत ही घिनौना कारण मौजूद है। बट मैं भी पिछले बहुत लंबे टाइम से ये चीज नोटिस कर रहा हूं कि आप लोग एक बहुत ही घिनौना काम नहीं कर रहे हैं और वो है लाइक बटन को दबाने का। तुरंत ही ये घिनौना सा काम कर दें, आपको बहुत ही अजीब सा फील होगा, गिल्टी भी हो सकती है बट कोई बात नहीं है, गिल्टी बहुत अच्छी है। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से किसी को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें रशिया के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में बने हुए पद्मोर्नोय नाम के इस छोटे से गांव के अंदर जाना पड़ेगा और टाइम था लेट 2005 यानी कि 2005 के कुछ अंतिम दिनों का। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में दोपहर के टाइम पर एक औरत बहुत ही कंफ्यूजिंग माइंड से वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा बिहेव करते हुए इस गांव के घर के अंदर ताका झाकी कर रही थी, बट वो जो चीज ढूंढ रही थी वो उसे नहीं मिली, जिससे परेशान होकर वो औरत अपने कपड़ों को संभालते हुए और अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंची और वहां जाकर पुलिस वालों के आगे रोने लगी। और जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि हाँ भाई बताओ क्या बीमारी है, और तब उसने पुलिस वालों को बताया कि वो इस पद्मोर्नोय नाम के गांव के पास ही बने हुए दूसरे बड़े गांव के अंदर रहती है और पिछले 5 हफ्तों से वो अपने भाई व्लादिमीर इवानोव को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, बट उसका भाई व्लादिमीर उसको कहीं भी नहीं मिल रहा, उससे उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, जबकि 5 हफ्ते पहले तक उसने उसको बताया था कि वो इसी पद्मोर्नोय नाम के गांव के अंदर मौजूद है, बट अभी उसका कोई अता पता नहीं है। जब पुलिस वालों ने ये चीज सुनी, उसकी रिपोर्ट लिखी और तुरंत ही उस औरत को अपने साथ लेकर इस पद्मोर्नोय गांव के अंदर आए और वहां पर जांच करने लगे कि हाँ भाई व्लादिमीर कहां पर है। असल में व्लादिमीर इस गांव के अंदर अपनी पत्नी एना के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा था, आराम से उनकी अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, बट एकदम से व्लादिमीर इस दुनिया से ही गायब हो चुका था। ये चीज पुलिस वालों के लिए भी बहुत अजीब थी, क्योंकि जब उन्होंने इस गांव के अंदर आकर अपनी पूछताछ शुरू करी तो गांव में मौजूद हर आने जाने वाले व्यक्ति से पूछा कि हाँ भाई तुमने व्लादिमीर को देखा है, तो सभी ने मना कर दिया कि नहीं, हमने तकरीबन 1-1.5 महीनों से उसे देखा ही नहीं है, पता नहीं वो कहां पर गायब हो गया। आसपास की सारी पूछताछ करने के बाद सीधा पुलिस वाले एना के पास गए, जहां पर व्लादिमीर एना के साथ रहा करता था उस घर के अंदर। तो उनका दरवाजा खटखटाया, एना ने दरवाजा खोला, सामने मौजूद एना पुलिस वालों को देखकर बहुत ज्यादा चौंक भी गई, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर पुलिस वाले किस लिए आए हैं। ऑब्वियसली वो उसके पति के बारे में ही उसे पूछताछ करने के लिए आए थे। तो एना ने अपना सर झुकाया, उन सभी पुलिस वालों को अंदर बुलाया और अंदर आते ही पुलिस वाले उससे पूछने लगे कि हाँ भाई तुम्हारा पति कहां पर है। एना ने बताया कि तकरीबन 1.5 महीनों पहले उसकी अपने पति के साथ थोड़ी तू मैं हो गई थी और उस वजह से वो नाराज होकर घर में ही दारू पीकर वहां से बाहर चला गया। ये बोलकर गया था कि वो नजदीकी सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में जा रहा है और वो अब कभी वापस नहीं आएगा। जब ये सेंट पीटर्सबर्ग वाली बात पुलिस वालों के माइंड में आई तो वो समझ चुके थे कि हाँ ये चीज तो बहुत पहले से ही इस गांव के साथ चलती आ रही है, क्योंकि जब से सोवियत यूनियन टूटा है 91 के टाइम से ही, तब से ही यहां से लोग अपना अपना तामझाम उठाकर बड़े बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि पहले तो उनको इजीली नौकरियां मिल रही थी, बट सोवियत यूनियन टूटने के बाद से ही लड़कों को नौकरियां नहीं मिल रही, लोगों के पास काम धंधे नहीं बचे, इसलिए उनको मजबूरन अपना गांव, अपने छोटे शहर छोड़कर बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ रहा है ताकि वहां पर वो कमा कर खा सकें। और यही काम करने के लिए पद्मोर्नोय नाम के इस गांव से भी काफी सारे लोग अपना अपना तामझाम उठाकर बड़े बड़े शहरों की तरफ शिफ्ट हो चुके थे। और हालात तो यहां तक ये हो चुके थे कि 2005 तक आते आते सिर्फ इस गांव के अंदर कुल टोटल 5 लोग ही बचे थे। एना ने पुलिस वालों को यह बताया कि व्लादिमीर एक बहुत बढ़िया इलेक्ट्रीशियन है, वो बहुत अच्छे से इस चीज का काम करता है, तो ऑब्वियसली वो किसी भी बड़े शहर में जाएगा तो उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा काम धंधा मिल जाएगा, तो उसको बाद में अपने घर वालों की याद क्यों आएगी। उसकी बहन यानी कि व्लादिमीर की बहन वहीं साइड में खड़ी होकर पुलिस वालों के साथ ये सब कुछ सुन रही थी। एना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो जल्दी ही वापस आएगा, मुझसे नहीं तो कम से कम तुमसे तो कांटेक्ट जरूर करेगा, अगर तुमसे कांटेक्ट करे तो कम से कम मुझे तो जरूर बता देना कि हाँ वो घर पर आ चुका है, क्योंकि मुझे भी उसकी 1.5 महीने से बहुत टेंशन हो रही है। पुलिस वालों ने भी एना को समझा दिया कि जब व्लादिमीर का गुस्सा शांत होगा तो वो जहां भी है इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर, वो वापस तुम्हारे पास जरूर आएगा और तुम्हारे साथ ही अपना घर बसाएगा। ये बोलकर पुलिस वाले उस घर से निकल चुके थे। व्लादिमीर की बहन भी अपने दूसरे गांव चली गई और पुलिस वाले अपने पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। इस इंसिडेंट को हुए तकरीबन 2 महीने बीत चुके थे, बट एक बार फिर से पद्मोर्नोय स्टेशन के अंदर पुलिस वाले जब बैठे हुए थे तो उनको एक आदमी बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट के अंदर इधर उधर टहलता हुआ सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। और जैसे वो अंदर आया उसने बताया पुलिस वालों को कि जनाब मैं अपनी पत्नी गैलिना, जिसकी उम्र तकरीबन 63 साल की है, मैं उसको बहुत लंबे टाइम से ढूंढ रहा हूं लेकिन वो अभी तक मुझे मिली नहीं, आप प्लीज उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिख लीजिएगा। पुलिस वालों ने उसकी डिटेल मांगी कि कहां पर तुम्हारी पत्नी रहती है। उसने बताया पुलिस वालों को कि मेरी पत्नी गैलिना
तो इसी पद्मौर गांव के अंदर रहती है, बट मैं पिछले 1 साल से उससे अलग रह रहा हूं दूसरे गांव के अंदर। बट फिर भी हमारा दोनों का बीच में बहुत अच्छा है, सिस्टम लिंक अच्छा है। मैं भी उससे यहां पर मिलने आता जाता रहता हूं, वो भी मुझसे मिलने के लिए मेरे गांव आती रहती है। बट पिछले 2 हफ्तों का टाइम बीत चुका है और 2 हफ्तों में ना ही वो मेरे पास आई है ना ही मैं उसके पास गया हूं। मुझे उसकी वेट थी कि वो आएगी। वो मुझे जब पिछली बार मिलकर गई थी तो वो बोल कर गई थी कि वो जल्दी ही 3-4 दिनों में उससे मिलने के लिए आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। और मैंने उसको काफी बार यही लोकल एसटीडी पर फोन भी करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। तो मैं यहाँ पर ढूंढता ढूंढता उसे आया। मैंने गांव के सभी घरों के अंदर देख लिया, सभी से पूछ भी लिया। गिने चुने तो लोग हैं, लेकिन किसी को भी मेरी पत्नी गैलिना के बारे में नहीं पता। उस आदमी ने पुलिस वालों को यह भी बताया कि उसकी पत्नी गैलिना का प्लान शायद ये था कि वो सेंट पीटर्सबर्ग में जाकर अपने रिलेटिव्स के घर ही वापस शिफ्ट हो जाएगी। बट मैं यहाँ पर आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने उन रिलेटिव से भी कंफर्म कर लिया, वो उनके पास भी नहीं गई। अब उसका मेरे अलावा या फिर उन रिलेटिव्स के अलावा तो दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो कहीं और तो जा नहीं सकती। आप प्लीज मेरी पत्नी गैलिना को ढूंढने की कोशिश करिएगा। पुलिस वाले उस आदमी को लेकर दोबारा से गांव के बीच में आए। गांव वाले लोगों से पूछताछ करने लगे कि हाँ भाई गैलिना कहां पर है और तुमने गैलिना को अंतिम बार कब देखा था। तो सभी ने बताया कि तकरीबन 15 दिनों पहले जब उसने हमको बताया था कि वो सेंट पीटर्सबर्ग में जाकर अब शिफ्ट होने वाली है, तो हम सभी ने उससे फेयरवेल पार्टी की डिमांड करी और इसी गांव के बीच में बने हुए तालाब के पास जाकर हम सभी ने पार्टी भी करी थी। और उसके बाद पार्टी वार्टी निपटा कर सभी ने दारू वारू पीकर अपनी बोतलें साइड में रखी, पार्टी खत्म हो चुकी थी। और उसके बाद एना ने ही गैलिना को कहा था कि चलो मैं तुमको बस स्टैंड तक छोड़ कर आती हूँ, तुम्हारा सामान वगैरह उठाकर तुमको बस में बैठा कर आऊंगी ताकि तुमको कोई भी दिक्कत ना हो सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचने में। तो पार्टी के बाद एना और गैलिना के घर पर गए, वहां से सारा सामान वगैरह उठाया। और ये चीज कंफर्म करने के लिए पुलिस वाले दोबारा से एना के घर पर गए कि हाँ तुमने ही अंतिम बार गैलिना को देखा था। तो एना ने बता दिया कि जनाब मैंने देखा था, हम सभी ने मिलकर पार्टी भी करी थी और उसके बाद ही मैंने सभी के सामने कहा था कि मैं तुमको बस स्टैंड पर छोड़कर आती हूँ तुम्हारे सामान के साथ। सामान सारा उठाकर हम सीधा बस स्टॉप पर गए और वहां पर जब तक बस नहीं आई तब तक मैं वहीं खड़ी रही गैलिना के साथ। गैलिना को बस में बैठाकर उसका सारा सामान अंदर रख के मैं वापस अपने घर पर आ चुकी थी। अब आगे क्या हुआ गैलिना के साथ वो मुझे नहीं पता, वो सेंट पीटर्सबर्ग पहुंची या नहीं पहुंची ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। इन 2 इंसिडेंट से पहले भी पुलिस वालों के पास एक और खबर आई थी जब ऐसे ही एक और बुजुर्ग व्यक्ति इस पद्मौर गांव से गायब हो चुका था और पुलिस वालों को उसके बारे में भी नहीं पता चला। लेकिन अब लगातार 3 कंप्लेंट्स आ चुकी थी, तो पुलिस वालों के भी कान खड़े हुए कि आखिर इतने छोटे से गाँव से जहां गिने चुने लोग रहते हैं और वो भी सारे बुजुर्ग, तो इनके साथ कोई क्या ही बुरा कर सकता है। पुलिस वालों का ध्यान सबसे पहले गया कि क्या कोई इनको मार तो नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत ही अजीब से तरीके से गायब हो रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों के फिर माइंड में यह भी था कि कोई इनको मारकर क्या ही ले लेगा, ना ही इनके पास पैसा है, ना ही इनके पास कोई जमीन प्रॉपर्टी वगैरह है, कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा मकान है, वो भी उजड़े हुए गांव के अंदर। इनको मारकर किसी को क्या ही मिलेगा। पुलिस वालों के पास कोई भी लीड नहीं कि आखिर अब करे तो करे क्या, इन लोगों को ढूंढे कैसे। इसके तकरीबन 1.5 महीने बाद फिर से पुलिस वालों के पास एक शर्गी नाम का व्यक्ति आया। उसने बताया कि वो पद्मौर से तकरीबन 3 गांव आगे एक अलग गांव के अंदर रहता है, बट उसका दोस्त 46 साल का व्लादिमीर शिग्नेट वो इसी गांव के अंदर अपनी जिंदगी काट रहा है। बट हम दोनों दोस्त हफ्ते में 1-2 बार जरूर मिलते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, पार्टी करते हैं और उसके बाद व्लादिमीर अपने गांव वापस पद्मौर में चला जाता है और मैं अपने दूसरे गांव चला जाता हूं। बट पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से मेरी कोई बात नहीं हुई मेरे दोस्त से। मैंने काफी वेट किया उसके आने का, मैंने कॉल भी करने की कोशिश करी बट उसने फोन नहीं उठाया और बाद में जब कॉल करने की कोशिश करी तो उसका फोन लगा ही नहीं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है मेरे दोस्त की, तो आप प्लीज मेरे दोस्त को ढूंढ लीजिएगा। शर्गी ने पुलिस वालों को व्लादिमीर की फोटो दी और कहा कि आप प्लीज इसे जल्दी से ढूंढना शुरू करिएगा। पुलिस वालों ने कंप्लेंट रजिस्टर करी और अब छानबीन शुरू कर दी कि आखिर व्लादिमीर कहां पर है। अब जब पुलिस वाले दोबारा से पद्मौर गांव में पहुंचे इस केस की छानबीन करने के लिए, तो पुलिस वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। क्यों? क्योंकि यहां पर पूछताछ करने जैसा कुछ था ही नहीं। व्लादिमीर को मिलाकर इस गांव के अंदर टोटल अब 3 ही लोग बचे थे, एक एना, एक व्लादिमीर और एक और व्यक्ति जो यहां पर परमानेंटली नहीं रहता, वो कभी कभी यहां पर रातें बिताने के लिए आता है। अब वो भी इस गांव में इस टाइम पर मौजूद नहीं, तो ऑब्वियसली सिर्फ एना ही बची थी जिससे पुलिस वाले पूछताछ कर सकते थे कि आखिर व्लादिमीर कहां पर है। तब वहां गांव के बीच में खड़े होकर पुलिस वाले ने सोचा कि क्यों ना हम एक बार व्लादिमीर के घर की जांच कर ले कि क्या पता हमें उसके अंदर से उसका कोई सुराग मिल जाए। तो पुलिस वाले सीधा व्लादिमीर के घर पर पहुंचे और सामने मौजूद हालात को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। क्यों? क्योंकि व्लादिमीर के घर का मेन डोर बहुत ही पैक्ड तरीके से सील किया गया था। उसके ऊपर फटियां लगा लगाकर बाहर से कील ठोकी गई थी ताकि कोई भी इस दरवाजे को खोल ना सके। पुलिस वाले ये चीज देखकर हैरान कि आखिर इस घर के अंदर ऐसा क्या माल छिपा हुआ है जो इसको इतने अच्छी तरीके से पैक किया गया है, इसको पूरा सील किया गया है। पुलिस वालों ने तुरंत ही औजार मंगवाए, वो सारी फटियां उखाड़ी और दरवाजा खोलकर अंदर गए। बट पुलिस वालों को अंदर घरेलू सामान
हैरान के अलावा कुछ भी खास नहीं मिला। अब पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज कि जब अंदर कुछ बीमारी है ही नहीं, कुछ खास चीज है ही नहीं, तो इस घर को इतने अच्छे तरीके से सील क्यों किया गया था, और आखिर सील किया तो किया किसने। लेकिन पुलिस वालों को ये सील देखकर एक और आइडिया आया कि कोई व्यक्ति जब अपने घर को परमानेंटली छोड़कर जाएगा तो ऑब्वियसली इस तरीके से सील ही करके जाएगा। तो पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है व्लादिमीर भी यहाँ इस गांव को छोड़कर किसी बड़े शहर की तरफ शिफ्ट हो गया होगा, इसलिए वो अपने घर को इस तरीके से सील करके गया है और उसका वापस आने का भी कोई इरादा नहीं है। पुलिस वालों ने शर्गी से कह दिया कि देखो तुम्हारा दोस्त जा चुका है, अब हमें नहीं पता कहां पर गया है, वो अपनी मर्जी से गया होगा, ऑब्वियसली कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, इसलिए तुम भी उसको ढूंढना छोड़ दो, तुम्हारा दोस्त है, कभी तुमको याद करेगा तो तुमको वापस जरूर मिलेगा, अब हमें भी जाने दो, हमें छुट्टी दे दो। मई 2006 का टाइम आ चुका था और एक बार फिर से पुलिस वालों के पास पद्मोर्नोय गांव के आसपास रहने वाले लोग पद्मोर्नोय गांव के पुलिस स्टेशन में पहुंचे और अब की बार सामने से इतने सारे लोगों को आते हुआ देखकर पुलिस वाले भी हैरान कि ये इतने सारे लोग अब किस लिए आ रहे हैं। तो जैसे वो लोग आए, पुलिस वालों को उन्होंने बताया कि पद्मोर्नोय गांव के बीच में जो तालाब बना हुआ है, उस तालाब के अंदर एक महिला की लाश पड़ी है, आप जाकर तुरंत ही उसको जब्त कर लीजिएगा। जैसे ये चीज पुलिस वालों ने सुनी, पुलिस वाले सीधा अपनी गाड़ी उठाकर चाव चाव करते हुए उस तालाब तक पहुंचे, वहां जाकर उस लाश को अपने कब्जे में लिया और बाहर निकालकर उसको पलट कर देखा तो पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैरान, क्योंकि ये लाश तो बहुत जानी पहचानी सी थी। जी हाँ, ये लाश किसी और की नहीं बल्कि इसी गांव के अंदर रहने वाले अंतिम 2 व्यक्तियों में से एक की थी और ये महिला थी लू बशाका, जिसको पीछे सिर के ऊपर वार करके इसकी जान ली गई थी। असल में लू तो पहले से ही सेंट पीटर्सबर्ग में रह रही थी, उसने जस्ट छुट्टियां मनाने के लिए पद्मोर्नोय गांव के अंदर ये घर लिया हुआ था और इसी के अंदर वो कभी कभी आती थी और सेंट पीटर्सबर्ग में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को ही लू बताकर गई थी कि वो अपने गांव पद्मोर्नोय जा रही है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। और जब कुछ दिनों तक वापस नहीं आई लू तो उसके रिश्तेदार बहुत ज्यादा परेशान हुए। उन्होंने तुरंत ही साइड के ही गांव में रहने वाले एक अलेक्जेंडर नाम के व्यक्ति को फोन किया कि तुम जाकर देखो लू कहां पर है, वो अभी तक वापस नहीं आई, उसको वापस आ जाना चाहिए था। तो जैसे ही अलेक्जेंडर इस पद्मोर्नोय गांव के अंदर आया ये देखने के लिए कि आखिर लू कहां पर है, बट उसको लू कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसने घर में भी देखा, आसपास के घरों में भी देखा, ऐना से भी पूछा कि लू कहां पर है, बट ऐना को भी नहीं पता था कि लू कहां गई, उसे वो मिली ही नहीं। तो ऑब्वियसली अलेक्जेंडर भी बहुत परेशान हुआ। वो उस गांव से निकलकर वापस अपने गांव जब आने लगा तो बीच में ही उसको वो तालाब दिखाई दिया और उसी के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी जो पीछे से ही पहचान में आ रही थी कि हाँ वो लू की ही है। उसकी शरीर की जो शेप अलेक्जेंडर पहचान चुका था। उस लाश को देखते ही उसने आसपास के गांव के लोगों को इकट्ठा किया और वो सभी लोग मिलकर अब सीधा पद्मोर्नोय पुलिस स्टेशन पहुंचे। अब ये पहली बार था जब पुलिस वालों को किसी विक्टिम की लाश मिली थी जो गायब हुआ हो। अब जैसे ये लाश मिली तो पुलिस वालों के माइंड में भी अब वही चीज घूम रही थी जो आसपास के गांव के लोगों के माइंड में घूम रही थी। जी हाँ, सभी लोग बस यही सोच रहे थे कि अभी तक तो किसी भी व्यक्ति की लाश नहीं मिली थी, बट अब लाश मिली है तो हो ना हो पहले जो व्यक्ति गायब हुए हैं उनका भी मर्डर हुआ है, उनको भी मारा गया है, बट उनकी बस लाश नहीं मिली। पुलिस वालों को बस उनकी लाश मिलने बाकी है। और दूसरी बात, ये गांव पद्मोर्नोय गांव एक शापित गांव है, इसके अंदर जो भी व्यक्ति रहता है उसकी मौत हो जाती है। अब इस गांव के अंदर एकमात्र व्यक्ति बची हुई है और वो है ऐना कुज़्मिना, वही व्लादिमीर की वाइफ जिससे अपने पति का झगड़ा हुआ था। तकरीबन 2-3 महीनों तक इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद जब पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगा तो उन्होंने एक एक करके इन केसेस को बंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई लीड ही नहीं थी, वो एक डेड एंड पर आकर खत्म हो रही थी। खैर, लेकिन इन सभी पुलिस वालों के अंदर एक पुलिस वाला ऐसा भी था जिसको पता था कि हाँ शायद यहाँ पर क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस गांव को बहुत पुराने टाइम से जानता है, इस गांव के अंदर रहने वाले लोगों को बहुत पुराने टाइम से जानता है। ऑब्वियसली वो बहुत लंबे टाइम से पुलिस के अंदर भी है, तो उसको पता था कि यहाँ पर पहले भी बहुत टाइम पहले भी एक ऐसा कांड हुआ था। वो पुलिस वाला तुरंत भागते हुए अपने पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड रूम में गया जहां पर वो सारे पुराने केसेस की फाइल्स रखी हुई थी। उसने एक एक करके फाइल्स के अंदर ढूंढना शुरू किया और तभी उसको सन 1992 यानी कि 1992 की एक केस फाइल मिली और उस केस फाइल को निकालकर वो उसको झाड़कर आराम से उसके ऊपर जो धूल जमी हुई थी उसको सारी को झाड़कर उस फाइल को पढ़ने लगा, तो उसको समझ आया कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। जी हाँ, उस फाइल के सारी केस डिटेल्स को पढ़ने के बाद वो वापस अपने पुलिस टीम के पास आया और सभी को बताया कि यहाँ पर आखिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि ऐसा ही कुछ कांड तकरीबन 12-13 सालों पहले यहाँ पर हुआ था। जब ये चीज पुलिस वालों को पता लगी तो पुलिस वाले फिर से अपनी गाड़ी में बैठे चाव चाव करते सीधा पद्मोर्नोय गांव में पहुंचे और वहां पर मौजूद एकमात्र रेजिडेंट यानी कि ऐना कुज़्मिना के घर पर गए। उसका घर का दरवाजा खटखटाया। ऐना ने दरवाजा खोला और पुलिस वालों से पूछने लगी कि हाँ भाई बताओ क्या बीमारी है, अब मेरे पास क्यों आए हो। पुलिस वालों ने बताया कि हमें तुमसे जस्ट एक पूछताछ करनी है। ऐना ने कहा कि ठीक है अंदर आ जाओ और पूछो जो भी तुमको पूछना है। पुलिस वालों की सारी टीम इस घर के अंदर जा चुकी थी। ऐना सामने खड़ी थी और तभी एक पुलिस वाले का ध्यान सामने दीवार पर मौजूद सन 2006 के कैलेंडर पर गया और उस कैलेंडर के अंदर
फरवरी का महीने वाला पेज खुला हुआ था और उस फरवरी के महीने वाले पेज पर 13 तारीख को क्रॉस किया गया था, मतलब कि 13 तारीख के ऊपर एक क्रॉस लगाया गया था, वो भी लाल रंग के स्केच पेन से। जैसे ये चीज उस पुलिस वाले ने देखी, उसने सारी अपनी टीम को इशारा किया कि तुम सभी उस कैलेंडर को देखो, हम जो चीज एना से पूछने आए हैं वो तो बाद में पूछेंगे, लेकिन पहले उस कैलेंडर को देखो, उसके अंदर 13 फरवरी के दिन को क्रॉस किया गया है। ये चीज देखते ही पुलिस वालों ने एना से पूछा कि हाँ भाई बताओ, तुमने अपने कैलेंडर के अंदर इस 13 फरवरी वाले दिन को क्रॉस क्यों किया है? एना ने तुरंत ही मुंह से निकाल दिया कि ये दिन मेरे पति की डेथ एनिवर्सरी है और इस चीज को मैं और मेरा बाकी बचा हुआ परिवार जो अलग अलग हिस्सों में रहते हैं रशिया के, वो सभी याद करते हैं और उन्हीं की याद में हमने 13 फरवरी के दिन को क्रॉस किया हुआ है। बट जैसे ये चीज पुलिस वालों ने सुनी, उनके कान खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम पहले तो इस एना के पति की बहन हमारे पास भागती हुई आई थी अपने भाई व्लादिमीर की कंप्लेंट लेकर कि वो बहुत लंबे टाइम से मिसिंग है, तकरीबन 1-1.5 महीनों से, और हमने भी आकर एना से पूछताछ करी थी कि हाँ भाई तुम्हारा पति कहां पर है, और एना ने भी कहा था कि वो तो मुझसे लड़ाई करके 1-1.5 महीने पहले ही घर छोड़ के जा चुके हैं, सेंट पीटर्सबर्ग गए होंगे, वो इलेक्ट्रीशियन है, अच्छे से वहां पर काम धंधा कर लेंगे, अपना काम सेट हो जाएगा। बट अब इस एना को कैसे पता लगा कि वो एक मिसिंग पर्सन ना होकर बल्कि उसकी मौत हो चुकी है, और उसने एग्जैक्टली उसी दिन के ऊपर क्रॉस भी लगाया हुआ है 13 फरवरी के ऊपर। एना को कैसे पता कि उसके पति की मौत हो चुकी है 13 फरवरी वाले दिन? ये चीज जैसे ही पुलिस वालों ने एना से पूछी, एना के पूरे होशो हवास उड़ गए, क्योंकि उसको पता था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। जी हाँ, उसके मुंह से जो अभी वर्ड्स निकले थे, इसी ने पूरे केस को क्रैक कर दिया। और पुलिस वाले जो अभी आए थे एना के पास, असल में वो एक केस के बारे में डिस्कस करने के लिए आए थे, क्योंकि 1992 में भी एना के ऊपर एक केस हुआ था, और वो केस कोई छोटा मोटा केस नहीं बल्कि एक मर्डर का ही केस था। और यहाँ एना ने किसी और का नहीं बल्कि अपनी ही माँ का मर्डर किया था, और वो भी एक बहुत ही छोटे से रीजन की वजह से। असल में एना और उसकी माँ जिस घर के अंदर पहले रहा करते थे, उस घर को एना बेचना चाह रही थी, क्योंकि उसको उस टाइम पर पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसकी माँ ने यह घर बेचने से मना किया। लेकिन जैसे तैसे एना ने जुगाड़ लगाकर फर्जी रजिस्ट्री करवा दी और उस घर को बेचकर सारे पैसे हड़प लिए। अब जैसे ये चीज एना की माँ को पता लगी, एना की माँ उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हुई, और ऐसे ही एक दिन अपना गुस्सा निकालने के लिए एना ने अपनी माँ को एक कप के अंदर चाय डालकर दी। वो अपने ही कमरे के अंदर बैठकर कुर्सी और टेबल पर वो चाय पी रही थी, और पीछे से एना तुरंत एक हथौड़ा लेकर आई और सीधा ही अपनी ही माँ के ऊपर सिर पर उसके तकरीबन 12 से 13 वार किए। एना की माँ ने ऑन द स्पॉट दम तोड़ दिया, लेकिन लाश को ठिकाने लगाते वक्त एना को लोगों ने, आसपास के लोगों ने देख लिया और सीधा पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस वालों ने आकर एना को झपा और उसके बाद उसके ऊपर केस चला। अब क्योंकि उसकी उम्र होने वाली थी, अब बुढ़ापा शुरू होने वाला था, इसलिए कोर्ट ने उसको 9 सालों की ही सजा सुनाई थी, और तकरीबन 8 सालों की सजा बिताने के बाद एना जेल से छूट चुकी थी, यानी कि सन 2000 में वो वापस अपने गांव पद्मोर्नोय में रहने लगी। पुलिस वालों ने एना को समझा दिया कि देखो, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, हमें पता है कि तुम्हारे पति की भी अब मौत हो चुकी है, जिसके बारे में सिर्फ तुम्हें पता था, लेकिन अब हमें भी पता चल चुका है। इसके अलावा हमें यह भी पता है कि तुमने अपनी माँ का मर्डर किया था। अब देख लो, तुम्हारे सामने ही है। बाकी जो बचे हुए गांव के लोग हैं, वो सिर्फ तुमको ही पता है कि आखिर वो कहां चले गए, क्योंकि गांव के अंदर सिर्फ तुम ही बची हो, बाकी सारे तो या तो गायब हो चुके हैं या फिर मर चुके हैं, उनके बारे में हमें नहीं पता। तो अच्छा होगा तुम हमारे सामने सब कुछ कन्फेस कर लो, हम तुम्हें बहुत कम सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। जैसी ये चीज एना ने सुनी, एना ने नीचे की तरफ मुंह किया, एक गहरी सांस भरी, वापस अपने अंदर वाले कमरे में गई, एक पेन और पेपर उठाकर लाई और सामने मौजूद पुलिस वालों को टेबल के ऊपर बैठने के लिए कहा। खुद भी कुर्सी निकालकर उसके ऊपर बैठकर पेन और पेपर पर डिस्क्राइब करने लगी। वो पूरा का पूरा डायग्राम बनाने लगी कि आखिर उसने किस तरीके से लू बशाका, यानी कि जो अंतिम विक्टिम थी, उसका मर्डर किया। जिसके बाद पुलिस वालों ने और भी विक्टिम्स के बारे में पूछा तो एक एक करके एना टूट चुकी थी, और एना ने सबसे पहले अपने ही पति व्लादिमीर के बारे में पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि तकरीबन 1 साल पहले से ही हम दोनों के बीच में थोड़ी खटपट चल रही थी, और इसी खटपट की वजह से कभी वो मुझ पर गुस्सा हो जाता, कभी मैं उसके ऊपर गुस्सा हो जाती। हम दोनों की लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और ऐसे ही एक दिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, सिर्फ इस बात पर क्योंकि व्लादिमीर पिछली रात को उसके पास ना सोकर वो दूसरे कमरे में जाकर सो गया। अब इस चीज से एना को बहुत बुरा लगा। वो सुबह सुबह जैसे ही उठी, उसने अपने पति को सुबह सुबह चाय पिलाई, और जैसे ही उसका पति चाय पीने लगा टेबल के ऊपर बैठकर, तभी एना पीछे से एक और हथौड़ा लेकर आई और अपने ही पति के ऊपर तकरीबन 15 बार सिर पर उसके हथौड़े से वार किया। व्लादिमीर वहीं पर ऑन द स्पॉट ही दम तोड़ चुका था। बट जैसे ही व्लादिमीर ने दम तोड़ा, अब की बार एना समझ चुकी थी कि उसको वो वाली गलती नहीं करनी है जो उसने अपने माँ वाले केस में करी थी। मतलब कि लाश को इस तरीके से ठिकाने लगाना है
कि पुलिस वालों को या फिर किसी को भी पता ही ना चले कि आखिर ये व्यक्ति इस धरती से गायब कैसे हो गया। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि ऐना को सबसे बढ़िया तरीका लाश को डिस्पोज करने का मिला अपने ही घर की फर्नेस। जी हां, आपको पता होगा कि बाहर के देशों में जहां पर इस तरीके से 12 महीने बर्फ ही बर्फ रहती है, वहां के घरों को गर्म रखने के लिए अंदर ही वो एक झोपड़ी सी बनाई जाती है जिसके अंदर 24 घंटे आग जलती रहती है और ऊपर से वो चिमनी से वो सारा धुआं निकलता रहता है। तो यहां पर आप सोचकर देखिए, इस 53 साल की महिला ने पहले तो अपने पति का मर्डर किया और उसके बाद उसके पति की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने ही घर की फर्नेस के अंदर लगा दिए और तकरीबन 6 घंटों तक नॉन स्टॉप वो आग जलती रही। और यहां पर व्लादिमीर की लाश का नाम और निशान अब खत्म हो चुका था। व्लादिमीर गायब हो गया। ये कांड करने के अगले दिन ऐना ने बाकी बचे हुए गांव में लोगों को बताया कि उसका पति उसको छोड़कर सेंट पीटर्सबर्ग भाग चुका है। हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई की वजह से ही वो उसको छोड़कर वहां से भाग गया। अब मैं कैसे जीऊंगी, क्योंकि उसी की पेंशन से घर चलता था, उसी की पेंशन से खाना पीना आता था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बाकी बचे हुए लोगों ने सभी ने मिलकर एक फैसला किया कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम सभी थोड़ा थोड़ा अपने घरों से निकाल कर तुमको भी देते रहेंगे, तुम्हारी भी जिंदगी आराम से चलती रहेगी। और ये चीज कहने वाली सबसे पहली औरत कोई और नहीं बल्कि गैलिना ही थी, ऐना की पड़ोसी गैलिना। और इन दोनों के आपस में बहुत अच्छे से बन भी रही थी। गैलिना ने ही सबसे ज्यादा ग्रोसरीज वगैरह, पैसे वगैरह, खाने पीने का सामान और भी जो कपड़े वगैरह थे वो सारे गैलिना ही अब ऐना तक पहुंचा रही थी। बट ऐना को झटका तब लगा जब गैलिना ने उसको ये बताया कि वो तो अब सेंट पीटर्सबर्ग में शिफ्ट हो रही है अपने ही रिलेटिव्स के घर पे और वो अब इस घर को छोड़कर यहां से चली जाएगी। बट यहां पर ऐना को इस बात की टेंशन थी कि अगर गैलिना यहां से चली गई तो उसको पैसा कौन देगा, उसको खाने पीने का सामान कौन देगा, उसको कपड़े वगैरह कौन देगा। अब जैसी टेंशन उसके माइंड में रहने लगी, वो हर रोज गैलिना के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करती कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ क्योंकि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, ऑब्वियसली तुम जाओगी तो मेरा यहाँ पर कोई नहीं होगा। गैलिना ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारी कोशिश करूंगी कि वहां से भी रहते हुए हेल्प कर पाऊं, अगर मुझे लगा तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। अब गैलिना ने बाकी बचे हुए सभी लोगों को भी गांव में बता दिया कि वो अब जाने वाली है, यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग शिफ्ट होने वाली है। सभी ने मिलकर गैलिना से उसकी फेयरवेल पार्टी मांगी और इस फेयरवेल पार्टी के अंदर ऑब्वियसली ऐना भी शामिल थी। अब जैसे ये फेयरवेल पार्टी खत्म हुई उसके बाद ऐना ने सभी को कहा कि देखो गैलिना, मैं तुमको सारा सामान के साथ बस स्टैंड तक छोड़ कर आऊंगी और ये फेयरवेल पार्टी जल्दी से खत्म करो। सभी ने पैकिंग करी, अपने गिलास विलास वहीं पर फेंक डाले और ये दोनों ऐना और गैलिना के घर की तरफ जा चुके थे। जहां पर जाते हुए सभी लोगों ने देखा कि ये दोनों इस घर की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ उसमें से किसी को भी नहीं पता। सभी बस यही बोल रहे थे कि हाँ, ऐना ने गैलिना को बस स्टैंड पर छोड़ दिया होगा। बट नहीं, ये दोनों औरतें जैसे ही गैलिना के घर पर पहुंची उसके बाद भी जाकर ये दोनों कंटिन्यू दारू पी रही थी, क्योंकि इनकी दारू फेयरवेल पार्टी के अंदर बच चुकी थी। उसी दारू को वहीं जाकर उन्होंने कंटिन्यू पीना शुरू किया और दारू पीते पीते ही गैलिना अपनी जगह से उठी, अपने सूटकेसेस को खोल कर अपना सामान पैक करने लगी। और तभी उसने नोटिस किया कि सामान के अंदर जो उसने पैसे रखे हुए थे वो पैसे तो गायब हैं। अब गैलिना को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने सीधा ऐना की तरफ देखा कि क्या ऐना, तुमको पता है मेरे सामान में से पैसे कहाँ गए? ऐना ने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता कहाँ गए तुम्हारे पैसे। लेकिन गैलिना को यह भी पता था कि ऐना के अलावा उसके घर के अंदर कोई आता ही नहीं, उसके घर का किसी को पता ही नहीं है कि अंदर से सामान कहाँ रखा हुआ है। ऑब्वियसली गैलिना भी अब ऐना के ऊपर गुस्सा हो गई कि तुमने ही मेरे पैसे चुराए हैं, मेरे पैसे जल्दी से जल्दी वापस करो। ऐना ने अपना गिलास वहीं पर रखा और साइड में ही पड़े हुए लैंडलाइन फोन की तार को बाहर निकाला और उसी तार से सीधा अपने ही सबसे खास दोस्त गैलिना के गले के चारों तरफ लपेटकर उस तार को बहुत जोर से खींचा। इतनी जोर से खींचा कि गैलिना की सांस वहीं पर रुक चुकी थी और गैलिना ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गैलिना का मर्डर करके ऐना वापस अपनी टेबल पर बैठी अपनी दारू को फिनिश किया और सोचने लगी कि अब इसकी लाश को ठिकाने लगाऊं तो लगाऊं कैसे। उसने सोचा कि अब की बार जलाने की बजाय क्यों ना इसी के घर के पीछे गड्ढा खोदकर उसी के अंदर दफना दे। तो उसके बाद ऐना गैलिना की लाश को घसीटते हुए बाहर लेकर आई और वहीं पर साइड में मौजूद गार्डन के अंदर एक गड्ढा किया, इतना गड्ढा कि हाँ, गैलिना की लाश उसके अंदर आराम से फिट आ जाए। लाश को अंदर डंप करके मिट्टी को वापस ऊपर से भरकर थपथपाकर अपने घर पर ऐना वापस आ चुकी थी उन पैसों को लेकर जो उसने गैलिना के चुराए थे। अब अगला विक्टिम होने वाला था ऐना का व्लादिमीर। जी हाँ, वो व्लादिमीर जिसका दोस्त आया था पुलिस वालों के पास ढूंढते ढूंढते कि मेरा दोस्त यहाँ पर रहता है और हम दोनों लोग वीकेंड पर मिलते हैं, लेकिन अब 2-3 हफ्तों से मेरे दोस्त का कोई अता पता नहीं है। वो वाला व्लादिमीर। जी हाँ, व्लादिमीर को इस गाँव के अंदर रहते हुए शक होने लगा कि जैसे जैसे इस गाँव से लोग गायब हो रहे हैं,
इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐना का हाथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऐना को बहुत लंबे टाइम से जानता था, उसको पता था कि ऐना ने अपनी मां का भी मर्डर किया था, तो ऑब्वियसली ऐना को इसके बारे में जरूर कुछ पता होगा। तो इसी चीज को कंफर्म करने के लिए व्लादिमीर अपने घर से सुबह सुबह निकलकर सीधा ऐना के घर पर आया। उसके घर का दरवाजा खटखटाया, ऐना ने दरवाजा खोला, पूछा कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है। व्लादिमीर ने कहा कि देखो बाहर बैठकर आराम से बात करते हैं। बाहर इन दोनों ने टेबल लगाई, दोनों ने एक दूसरे के पैक बनाए और दारू पीते पीते ही व्लादिमीर ऐना से पूछने लगा कि देखो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो लोग गायब हो रहे हैं इस गांव से, उसमें तुम्हारा कहीं ना कुछ हाथ हो सकता है। जैसे ये चीज ऐना ने सुनी, ऐना बिल्कुल काम कंट्रोल्ड, उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। उसने कहा कि जस्ट तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी आई। ऐना अंदर गई अपने घर के अंदर और वहां से उसने कुछ स्नैक्स उठाए और स्नैक्स के प्लेट के नीचे उसने एक हथौड़ा भी रखा। अब हथौड़े के साथ वो जैसे ही बाहर आई कि हाँ ले लो, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आई हूं, और सामने बैठा व्लादिमीर आराम से अपनी दारू पी रहा था। ऐना ने वो स्नैक्स वाली प्लेट व्लादिमीर के सामने रखी और प्लेट रखते रखते उसने अपना हथौड़ा नीचे से निकाल लिया और उस हथौड़े को पीछे की तरफ छुपाकर व्लादिमीर के पीछे गई। और पीछे से ही व्लादिमीर जो सामने बैठा हुआ दारू पी रहा है, आराम से स्नैक्स खा रहा है, पीछे से ही उसके सिर के ऊपर हथौड़े से वार किए और निरंतर वारों की वजह से व्लादिमीर ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब व्लादिमीर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए ऐना ने वही आइडिया अपना पुराने वाला यूज किया जिसमें उसने अपने पति को ठिकाने लगाया था। जी हाँ, ठंड बहुत ज्यादा थी, ऐना के घर की लकड़ियां भी खत्म हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना अब की बार फिर से व्लादिमीर की ही लाश को अपने घर की चिमनी में डालकर उसको भी जला दिया जाए। घर में गर्मी भी बन जाएगी और इसकी लाश ठिकाने भी लग जाएगी। और इसके बाद फाइनली ऐना की लास्ट विक्टिम थी लू बशाका। जी हाँ, वही महिला जिसने इस गांव के अंदर अपना घर सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए लिया हुआ था। वो वैसे तो सेंट पीटर्सबर्ग में अपने रिश्तेदारों के साथ रहा करती थी। तो जैसे ही लू बशाका सन 2006 के मई महीने के आसपास इस गांव में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आई, तो उसने सिर्फ एकमात्र बची हुई रेजिडेंट यानी कि ऐना के साथ ही उसने अपनी दोस्ती बनाई। और कुछ दिनों की दोस्ती के अंदर ही लू बशाका हर बार जब भी ऐना से मिलती तो उसे यही बात करती कि बाकी बचे हुए लोगों के साथ क्या हुआ होगा, वो कहां गए, उनका मर्डर हो गया होगा या फिर वो उनके साथ कुछ और हुआ होगा। तो जैसे ये चीज ऐना बार बार उसके मुंह से सुनती तो ऐना को ये चीज इरिटेट करने लगी कि बार बार लू से यही बातें क्यों करती है, उसे ये चीज परेशान कर रही थी। और इसी वजह से ऐना अपने माइंड में ये प्लान बना चुकी थी कि अब हो ना हो इस महिला को भी यहीं पर शांत करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो चुकी है उसके ऊपर। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अंतिम वही बची है इस गांव के अंदर और उसके साथ भी कभी भी हो सकता है या फिर वही ये सब कुछ कर रही है। वो बार बार ऐना को कहती कि देखो तुम ही अंतिम बची हुई हो, तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ हो सकता है या फिर हो सकता है कि तुमने सब कुछ किया हो। ऐना को अभी इस बात की टेंशन होने लगी कि नहीं, इसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और फाइनली जिस दिन लू को वापस अपना सारा तामझाम पैक करके वापस अपने शहर सेंट पीटर्सबर्ग जाना था, उसी दिन प्लान बनाया ऐना ने कि अब इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर ये यहाँ से निकल गई तो सारी बातें जाकर वहां पर लोगों को बताएगी और वो लोग अलग से शक करेंगे। ऐना ने सुबह से ही लू के घर के ऊपर नजर बनाकर रखनी शुरू कर दी कि कब लू निकलेगी अपना सामान लेकर और वो कब उसका पीछा करेगी। तो जैसे ही लू अपना सामान लेकर अपने घर से बाहर निकली, उसने अपने घर को ताला लगाया, सामान वापस उठाकर बस स्टैंड की तरफ जाने लगी जहां पर उसकी बस आने वाली थी। उसी रास्ते पर ऐना ने इस लू का पीछा किया अपने हाथ में ईंट लेकर। अब बेचारी लू को पता ही नहीं कि उसी की दोस्त उसका पीछा कर रही है, वो भी हाथ में ईंट लेकर। तो जैसे ही बेचारी लू उस तालाब के पास पहुंची क्रॉस करने के लिए उस तालाब को, तो उसी तालाब के पास पीछे से आकर तुरंत ही ऐना ने उसके सिर के ऊपर ईंट से वार किया। और अचानक हुए इस वार से लू बहुत ज्यादा हैरान, उसको दर्द भी हो रहा है, उसको समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। उसने अपना मुंह पीछे की तरफ घुमाकर देखा और कहा कि मुझे पता था ये सारे काम तुम ही कर रही हो और मैं ये चीजें जाकर सभी को बताने भी वाली थी, लेकिन उससे पहले ही तुमने मुझे पकड़ भी लिया। ऐना ऑब्वियसली लू के ऊपर ओवर पावर हो चुकी थी। उसके सिर के ऊपर उसने बार बार ईंट से वार किया पीछे की तरफ से, और जब लगा ऐना को कि हाँ ये मर चुकी है, उसने फाइनली लू की बॉडी को खींचकर उसी तालाब के अंदर फेंक दिया और वापस अपने घर पर जा चुकी थी। जिसके कुछ दिनों बाद अलेक्जेंडर जो लू को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया था, उसको ही अंत में इस तालाब के अंदर लू की लाश मिली थी और सिर पे पीछे से वार किया हुआ था। पुलिस वाले समझ चुके थे कि इसका तो मर्डर हुआ है। पुलिस वाले ऐना के मुंह से ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि एक बुजुर्ग औरत जो खुद अपने अंतिम टाइम में जी रही है वो ये सब कुछ कैसे कर सकती है, और वो भी इतनी निर्दयता के साथ, उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे। खैर पुलिस वालों ने उसके सारे बयान लिखे, उसको कोर्ट में पेश किया। लेकिन पुलिस वालों के सामने बयान देते टाइम तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी सब कुछ बताने के लिए पुलिस वालों को, लेकिन जैसे उसको कोर्ट में पेश किया उसको याद आ गया कि अगर वो कोर्ट में थोड़ा सा रोना धोना कर देगी तो ऑब्वियसली उसकी सजा कम हो जाएगी। उसने कोर्ट के अंदर रोना शुरू कर दिया। उसने अपने सारे के सारे विक्टिम्स के बारे में बोलना शुरू किया कि ये भी मुझे जानते थे, ये भी मुझे जानती थी, मुझे इनके साथ ये सब कुछ नहीं करना था। वो जस्ट प्रिटेंड
प्रिटेंड कर रही थी कि हाँ उसको अब बुरा लग रहा है उनके साथ ये सब कुछ करने के लिए। खैर जब उसको लगा कि नहीं यहाँ कोर्ट में अब बात नहीं बनने वाली, यहाँ जज साहब उसको अब कम सजा नहीं देंगे, तो अंत में उसने जो बहुत ही गुस्से में आकर जज को यही कहा कि मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि मैं मेरी अंतिम विक्टिम लू बशाका की बॉडी को ठिकाने नहीं लगा पाई सही तरीके से। मैं चाहती थी कि मैं उसको अपने घर में लाकर या तो उसको काट कर वही भट्टी के अंदर डाल दूं या फिर उसको नीचे दफना दूं। मुझे मजबूरी में बहुत जल्दी में उसको उसी तालाब के अंदर फेंकना पड़ा क्योंकि वो एक आम रास्ता था, वहां पर कभी कोई भी आ सकता था। जैसे ये चीज़ उस जज ने सुनी, जज समझ चुका था कि हाँ ये ड्रामे कर रही है। जज ने उसको कहा कि ठीक है तुमने जो भी किया तुमको उसकी सज़ा मिलेगी, और जज ने इसके बदले एना कुज़मीना को 21 सालों की गैर जमानती सज़ा सुनाई। मतलब कि वो 21 सालों तक कभी भी जमानत लेकर बाहर नहीं आ सकती, उसको अंदर ही रहना पड़ेगा। बट सन 2019 का टाइम आते आते एना कुज़मीना की अंदर ही अपनी सजा पूरी करते करते मौत हो चुकी थी, और एना कुज़मीना ही इस गांव की अंतिम रेजिडेंट थी। उसके जाने के बाद से, जब उसको सजा हुई उसके बाद से इस पद्मौर्णय नाम के गांव के अंदर किसी ने भी कदम नहीं रखा, कोई भी इसके अंदर रात नहीं बिताता। आने जाने वाले लोग तो खैर रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, बट इसके घर आज भी खाली पड़े हुए हैं। एना कुज़मीना का घर भी खाली पड़ा है, बाकी उसके जितने भी आस पड़ोसी थे सभी के घर बंद पड़े हुए हैं, और आज भी लोग इसको मानते हैं कि हाँ ये गांव श्रापित गांव है, इसके अंदर कोई भी जाएगा तो वो मारा जाएगा। जी हाँ, एना कुज़मीना कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर थी। आपको इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर जरूर बताएं। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और उस केस की कुछ फुटेज बनाई गई थी, सीन रिक्रिएट किए गए थे, और वो फुटेज अगर आपको देखनी है तो मैं आज रात को मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में उसको अपलोड करने वाला हूँ। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए, ब्रॉडकास्ट चैनल वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, आप तक फुटेज पहुँच जाएगी। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट तापसी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।